अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम फिजिक्स के चैप्टर नंबर 16 को डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस आर्टिकल के अंदर हमने ये देखा था कि 3 फेज एसी सप्लाई क्या है और उसका फ़ायदा क्या था। आज जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने ये देखना है कि प्रिंसिपल ऑफ मेटल डिटेक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, जो मेटल डिटेक्टर्स होते हैं उनका प्रिंसिपल क्या है। बेसिकली जो मेटल डिटेक्टर्स होते हैं उनको हम इसलिए यूज़ करते हैं कि शॉपिंग मॉल्स वगैरह में जाएं तो अगर किसी के पास कोई घन वगैरह हो या इस तरह का कोई इंस्ट्रूमेंट हो तो हमारे पास जो है वो मेटल डिटेक्टर्स जो होते हैं वो हमें एक स्पेसिफिक ट्यून सुनाई देते हैं। ठीक है, और उस ट्यून की मदद से वो हाल के अंदर लगा हुआ था और उसमें वो ट्यून जो है वो सुनाई देती है। उस ट्यून की मदद से हम ये एग्जामिन कर सकते हैं कि यहाँ पे कोई एक ऐसा बंदा है जिसके पास इस तरह का कोई हथियार है। ठीक है, अब बेसिकली होता क्या है, हम ये देखते हैं कि हमारे पास एक कॉइल होती है। ठीक है, एक कॉइल होगी। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम एक सर्किट लेते हैं। अब उस सर्किट को हम एलसी सर्किट का नाम देते हैं। उस सर्किट के नाम हो सकते हैं एलसी ट्यून सर्किट या हम इसको एलसी ऑसिलेटिंग सर्किट का नाम दे सकते हैं। एलसी ऑसिलेटिंग ना भी बोलें बल्कि हम सीधा ऑसिलेटरी सर्किट भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, या ड्रम सर्किट का भी नाम देते हैं। वो किस सर्किट को नाम देते हैं जिसमें इंडक्टर और कैपेसिटर का इस्तेमाल हुआ हो। अब बेसिकली होता क्या है कि हम एलसी सर्किट के अंदर ये देखते हैं कि एलसी सर्किट के अंदर बेसिकली आपके पास एनर्जी जो होती है वो रेडिएट हो रही होती है, ऑसिलेट हो रही होती है। अब कैसे ऑसिलेट होती है उसको थोड़ा सा मैं जो है वो एनालाइज करवाएंगे। हम थोड़ा सा उसको डिस्कस करेंगे मैस ऑसिलेटिंग स्प्रिंग सिस्टम की मदद से। अब बेसिकली होता क्या था कि जो हमारे पास ऑसिलेटिंग मैस स्प्रिंग सिस्टम होता था उसमें हम ये कहते थे कि एनर्जी जो है वो ऑसिलेट कर रही है। अब एनर्जी ऑसिलेट करने का मतलब ये था कि जब हम मीन पोजीशन के ऊपर उसको रखते हैं तो हम ये कहते हैं कि वहाँ पे उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों क्या होती हैं, जीरो होती हैं। जब हम उसको स्ट्रेच करते हैं, ठीक है, तो उसकी मदद से हम ये कहते हैं कि इसके अंदर जो है वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। जब दोबारा अपनी मेन पोजीशन से जो है वो उस पर पहुंचता है और इसी तरह से ऑसिलेट करता जाता है तो हम ये कहते हैं वहाँ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो आपस में क्या हो रही होती है, इंटरचेंज हो रही होती है। ठीक है, बेसिकली हम ये देखते हैं कि एक्सचेंज ऑफ एनर्जी हो रहा होता है, टोटल एनर्जी वहाँ पे क्या रह रही होती है, कंजर्व रह रही होती है। सेम एज इट इज यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, हमारे पास ये जो एक सर्किट होता है हम क्या करेंगे, एक एडिशनल सर्किट इसके साथ कनेक्ट करते हैं। ठीक है, अब एडिशनल सर्किट का कनेक्ट करने का मतलब क्या होगा कि हम पहले बेसिकली क्या करेंगे, इस कैपेसिटर को एक अल्टरनेटिंग सोर्स की मदद से क्या करेंगे, चार्ज करेंगे। ठीक है, अब जब ये कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा हम इस ऑसिलेटिंग सिस्टम को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। ठीक है, जो हम पावर सप्लाई इसको दे रहे हैं तो आपके पास जब रिमूव करेंगे तो ये चार्ज जो इसके अंदर स्टोर्ड हो गया है, ठीक है, कैपेसिटर के अंदर, वो चार्ज क्या करना शुरू करेंगे, यहाँ पे फ्लो करना शुरू करेंगे। जब वो फ्लो करेंगे तो इंडक्टर के पास जो एनर्जी आएगी वो मैग्नेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी जिसे हम बोलते हैं। तो यहाँ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोबारा मैकेनिकल एनर्जी में जाएगी। अगेन जो है ये एनर्जी दोबारा क्या कर देगा, एक्सपेल कर देगा। जैसा कि हमने ये देखा था कि इंडक्टर और कैपेसिटर जो है वो एनर्जी, उनके अंदर जो पावर होती है वो लास्ट नहीं होती है, बल्कि वो क्या करते हैं, जितनी एनर्जी लेते हैं दोबारा से वही एनर्जी जो है वो सर्किट को वापस दे देते हैं। तो इस तरह से होगा क्या, हमारे पास एक दफा कैपेसिटर जो है वो चार्ज होता है। चार्ज होने के बाद जो है वो एनर्जी ट्रांसफर होगी इंडक्टर के पास। ठीक है, इंडक्टर के बाद जो है वो रेडिएट करने के बाद यहाँ से फिर एनर्जी जो है वो इस कैपेसिटर को देगा। तो इसी तरह से हमारे पास एनर्जी जो है वो ऑसिलेट होना शुरू हो जाती है। अब जब एनर्जी ऑसिलेट होगी तो हमारे पास ये जो एनर्जी ऑसिलेट होती है वो स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी के साथ यहाँ पे जो है वो इमिट होगी। ठीक है, उस एनर्जी की एक खास फ्रीक्वेंसी होगी और वो फ्रीक्वेंसी हम कैसे हासिल कर सकते हैं, हम यहाँ से आउटपुट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब उसके लिए हमने करना क्या है, जो मेटल डिटेक्टर्स होते हैं उसके लिए हमने दो सेटअप्स लेने होते हैं ऑसिलेटरी सिस्टम के। हम ये कहते हैं कि हमारे पास ये ऑसिलेटरी सिस्टम ए है और ये हमारे पास ऑसिलेटरी सिस्टम बी है। ठीक है, होगा क्या, हमारे पास से मैग्नेटिक चार्ज को हमने क्या किया, यहाँ पे स्टोर करवाया। स्टोर करवाने के बाद यहाँ से एनर्जी जो है वो ऑसिलेट करेगी खास फ्रीक्वेंसी के साथ और ये फ्रीक्वेंसी यहाँ पे इमिट हो जाएगी जिसको हम आउटपुट के तौर पर यूज कर लेंगे। इसी तरह से आपके पास यहाँ पे भी क्या होगा, सेम प्रोसेस होगा कि हम चार्ज करेंगे। इसी तरह से यहाँ से भी एक खास फ्रीक्वेंसी के तहत क्या होता है, एनर्जी रेडिएट करती है। ठीक है, ऑसिलेट करती है। अब होगा क्या, हम ये कहते हैं कि जब हमारे पास ये दोनों पॉइंट्स जो हैं या दोनों जो ऑसिलेटरी सिस्टम्स हैं, ठीक है,
या ट्यून सर्किट्स जो हैं हमें एक फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास जो है इन दोनों को कंबाइन किया जाता है एक पॉइंट के ऊपर, ठीक है, उसे हम नाम देते हैं बीट एम्पलीफायर सर्किट, ठीक है। अब होगा क्या, जब इन दोनों फ्रीक्वेंसीज को आपस में मैच किया जाता है, ठीक है, तो हमें क्या होगा, बीट सुनाई देगी। अब बीट का प्रोसेस आपने पढ़ा था फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 8 के अंदर कि जब आपके पास बीट कैसे फिनोमेना आता है कि जब दो स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज एक पॉइंट के ऊपर मैच करती हैं तो हमारे एक साउंड सुनाई देती है, ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी साउंड सुनाई देती है। अब होगा क्या, अगर यहाँ पे कोई भी मेटल पास नहीं है तो दोनों जो ऑसिलेटरी सिस्टम्स होंगे वो एक ही फ्रीक्वेंसी को जनरेट करेंगे। सेम फ्रीक्वेंसी जब यहाँ पे आएगी तो हमें कोई भी साउंड जो है वो सुनाई नहीं देगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, हमारे पास बीट एम्पलीफायर है। तो बीट एम्पलीफायर तब हमें साउंड प्रोवाइड करेगा जब दोनों की फ्रीक्वेंसीज के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस होगा। अब डिफरेंस के लिए हम क्या करते हैं, इसको सर्किट के साथ हम क्या करते हैं, डिटेक्टर भी हम इसको यूज करते हैं। अब डिटेक्टर सर्किट के पास हम क्या करते हैं, एक गन रख लेंगे, ठीक है। अब उस गन को जब हम जैसे ही इस इंडक्टर के पास लाएंगे, ठीक है, तो इंडक्टर के पास लाने से उसकी इंडक्टेंस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। XL जो है वो ओमेगा L के इक्वल होता है, तो 2 पाई f L के बराबर है, ठीक है। अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, XL डिवाइडेड बाय 2 पाई L। अब इंडक्टेंस, अब अगर जो है इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो इसकी इंडक्टेंस क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। जो है ये कम हो जाएगी इसके इंक्रीज करने से। तो हम ये कहेंगे कि इसकी फ्रीक्वेंसी के अंदर जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी है इसके अंदर कुछ ना कुछ क्या आएगा, चेंज आएगा। अब उस फ्रीक्वेंसी के चेंज होने की वजह से फॉर एग्जांपल ये आपके पास है आपको 50 हर्ट्ज थी तो ये आपके पास 52 हर्ट्ज हो जाए, ठीक है। तो आपके पास इन फ्रीक्वेंसी के दरमियान क्या है, स्लाइटली डिफरेंस है। अब डिफरेंस होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, आपको एक साउंड सुनाई देगी जिसकी मदद से आप ये डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है आगे आपके पास एक स्पीकर होता है, स्पीकर के अंदर आपको वो आवाज सुनाई देती है कि जो है यहाँ कोई गुजरने वाला जो है उसके पास कोई ना कोई हथियार है, जिसकी मदद से आप ये एग्जामिन कर लेते हैं कि आपके पास जो मेटल डिटेक्टर आपने यूज की है उसने एक मेटल जो है उसको डिटेक्ट कर लिया। होता ये है कि ये भी आपके पास बेसिकली मेटल्स ही होती है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये आपस में जो है जब इसके अंदर जाएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से इसके अंदर जो है वो चेंजिंग आएगी फ्रीक्वेंसी के अंदर, वोल्टेज के अंदर, ठीक है, अप्लाइड पोटेंशियल के अंदर। तो पोटेंशियल की चेंज की वजह से हमारे पास यहाँ पे जो आवाज सुनाई देगी उसकी मदद से हम ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे जो है हमारे पास फ्रीक्वेंसी के अंदर इंक्रीज या डिक्रीज आया है, ठीक है। ऐसे जो डिटेक्टर होते हैं, ठीक है, वो सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी यूज किए जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है हम इन सर्किट्स को इस्तेमाल करते हैं कि जो जमीन के अंदर हमारे पास मेटल जो होती हैं, जमीन के अंदर भी कुछ लोगों ने उसको जो है वो बर्न किया होता है, ठीक है, उसके अंदर जो है वो उन्होंने उसको बर्न किया होता है। तो उस मेटल ऑब्जेक्ट्स को भी हम देखने के लिए, लोकेट करने के लिए हम इस तरह के सर्किट्स को इस्तेमाल करते हैं, जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, उनको डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है आर्टिकल नंबर 16.13, ठीक है, जिसको हमने पढ़ना है, हमारे पास है चोक। अब चोक बेसिकली जो वर्ड यूज हुआ है ये आपके पास चोक जो है ये क्वाइल होती है, ठीक है, जो कि कंसिस्ट करती है, हमारे पास थिक कॉपर वायर होती है, ठीक है, और इसके ऊपर लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होती हैं, ठीक है। और उसके लिए हमने क्या किया होता है, हमारे पास एक सॉफ्ट आयरन कोर होती है, ठीक है, एक सॉफ्ट आयरन कोर होती है, ठीक है, आयरन सिलेंडर या आप उसको बोल सकते हैं। उसके ऊपर आपके पास जो है एक वायर लिपटी भी होती है जिसको हम नाम देते हैं चोक, ठीक है। बेसिकली आप इंडक्टर को भी किसका नाम दे सकते हैं, चोक। अब इंडक्टर का मकसद भी यही था कि हमारे पास क्या होता था, ये एसी सर्किट्स जो है, ठीक है, हमने जब इंडक्टर को अल्टरनेटिव सोर्स के साथ कनेक्ट किया था तो उसने क्या किया था, जो आने वाला करंट था उसको वो क्या करता है, आने वाले करंट के अंदर जो चेंज होती है उसको वो अपोज करता है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो इंडक्टर है या जो चोक है
करने देता है, इसको परमिट करता है कि एसी जो डीसी करंट है, ठीक है, वो इसके अंदर से फ्लो कर जाए, जबकि एसी को जो है वो ये रेजिस्ट करता है। अब इसी तरह से हमारे पास जो है वो वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ जो पावर होती है उसको कंज्यूम करते हैं, ठीक है, रेजिस्टेंस के निस्बत, ठीक है। और एसी सर्किट्स जो होते हैं, टू लिमिट द करंट विच एक्सट्रीमली स्मॉल वेस्टेज ऑफ द एनर्जी एज कंपेयर्ड टू द रेजिस्टेंस ऑफ द रियोस्टेट। आप देखिए हमने जब पढ़ा था किसी भी पावर सप्लाई को, जब हमने एसी सप्लाई जो थी उसको रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट किया था, तो वहां में हमने ये देखा था कि पावर जो है वो हमारे पास लॉस होती है, ठीक है। लेकिन इंडक्टर के साथ या चोक के साथ जब हम उसको कनेक्ट करवाते हैं तो हम ये कहते थे कि जितना वोल्टेज हम इस इंडक्टर को देते हैं, ठीक है, वो उसको यूटिलाइज करने के बाद दोबारा जो एनर्जी होती है उसको क्या करता है, सर्किट को दे देता है। तो इस तरह से हमारे पास पावर जो है इसके अंदर कम से कम खर्च होती है, ठीक है, इसका यूज होती है, जबकि जो रेजिस्टेंस है उसके अंदर हमारे पास पावर जो है वो ज्यादा जो है वो डेसिपेट होती है। तो इस तरह से हमारे पास चोक जो है बेसिकली उसको हम इंडक्टर का नाम ही दे सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।